हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है कृषि, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4 यानी 1 to 3rd पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो 1 to 3rd पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि कृषि क्या होता है, कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कृषि की कितने सीज़न होते हैं, खरीफ, रबी और वो ज़ैद, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में हमने खाद्य फसलों के बारे में देखा और अखाद्य फसलों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि कृषि में क्या प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार आए हैं। सबसे पहली बात तो यार कि कृषि में सुधार लाने की ज़रूरत क्या है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार लाने की ज़रूरत क्या है। हम जैसे पुराने ज़माने में खेती होती थी वैसे क्यों नहीं करते, हम क्यों उसमें संस्थागत और प्रौद्योगिकी संस्थागत विकास ला रहे हैं, ठीक है, क्यों हम उसमें सुधार ला रहे हैं कृषि में। तो देखो जी, सिंपल सीधी बात है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ठीक है, और अगर हमने अपनी कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार नहीं किए तो ऐसा टाइम आएगा जब सब लोगों के लिए खाना मुहैया नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अपनी कृषि को भी बढ़ावा देना पड़ेगा, उसमें भी कुछ सुधार लाने पड़ेंगे, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार लाने पड़ेंगे। ओके जी। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, जो आज हम जिस भारत में रहते हैं वो आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है जी। तो 1947 के बाद क्या सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं हमारी कृषि में संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार लाने के लिए? बिल्कुल जी, उन्हीं कदमों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 नंबर का आता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने की प्राथमिकता दी। जोतों की चकबंदी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे लैंड थे ना उन सबको मिला दिया गया, ठीक है। सहकारिता वही बड़ा लैंड बना दिया गया, और जो ज़मींदारी आदि थी ना उसको समाप्त कर दिया गया। पहले एक ज़मींदार होता था, उसी के पास सारी की सारी ज़मीन हुआ करती थी, छोटे छोटे मज़दूरों के पास ज़मीन नहीं हुआ करती थी। तो सरकार का सबसे पहला जो निर्णय यही था कि सब ज़मींदारों से क्या है, जो बहुत बड़े बड़े उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उनसे ले लो, ठीक है, और उनको अपने पास सहकारिता कर लो, अपने पास रख लो। सबसे पहले तो स्टेप सरकार ने यही किया ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी ज़मीन वगैरह मिल सके, ठीक है जी। उसके बाद सरकार ने क्या किया, 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार में कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की, ठीक है। भारतीय सरकार ने 1960 और 1970 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुधार किए, जैसे कि उन्होंने क्या किया, हरित क्रांति चलाई, ठीक है, जिसमें भारतीय सरकार ने क्या किया, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी वगैरह मंगवाई, ट्रैक्टर वगैरह मंगवाए, ठीक है, अच्छे उर्वरक बीज मंगवाए, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, अच्छा प्रोडक्शन हो सके, अच्छी खेती हो सके, अच्छा उत्पादन हो सके। और साथ में भारत की सरकार ने श्वेत क्रांति को भी बढ़ावा दिया, ठीक है, जिसमें जो मिल्क प्रोडक्ट होते थे, ठीक है, जैसे दूध दही हो गया, ठीक है, उसके प्रोडक्शन पे भी ध्यान दिया गया, ठीक है। तो भारतीय सरकार ने पहला स्टेप तो क्या किया कि ज़मींदारी प्रथा वगैरह को ख़त्म किया गया, जोतों की चकबंदी को ख़त्म किया गया, सहकारिता करी गई, ठीक है, बड़े बड़े ज़मीन जो टुकड़े थे उनको मिला दिया गया। और दूसरा कि भारत की सरकार ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे सुधारों को भी, रणनीतियों को भी बढ़ावा दिया था, ठीक है, और आरंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा, कम दर पर किसानों को ऋण तथा सरकारी बैंक और सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। तो 1980 और 1990 के दशक में ना भारतीय सरकार ने हमारी कृषि में सुधार लाने के लिए क्या किया गया, फसल बीमा, ठीक है, शुरू किया, ताकि अगर किसी किसान की फसल ख़राब हो जाए तो वो अपनी फसल का बीमा करा सके, तो उसे कुछ पैसे वगैरह भी मिल सके। साथ ही में किसानों को कम दर पे क्या दिया जाने लगा, लोन दिया जाने लगा। सरकारी बैंक गाँव में इस्टेब्लिश करे जाने लगे ताकि जो किसान है, गरीब किसान है, वो सरकारी बैंक से भी लोन वगैरह ले सके। सहकारी समितियों को सरकार ने बढ़ावा दिया, ठीक है, और बैंकों की स्थापना करी, कहाँ पर, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर, ठीक है। उसी के साथ साथ जो भारतीय सरकार ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई, साथ ही में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी चलाई, जिसे PAIS कहते हैं, उसकी भी शुरुआत की थी किसान, ताकि लाभ उठा सके इस चीज़ का। ओके, इसी के साथ साथ जो सरकार है उसने क्या किया था कि दूरदर्शन पे आकाशवाणी वगैरह, आकाशवाणी में मतलब क्या होता है कि मौसम के बारे में बताते हैं, ताकि जो हमारे किसान हैं उनको अंदाज़ा लग सके कि
कैसे कैसे हमें क्या करना चाहिए, फसल कौन सी उगानी चाहिए, क्योंकि मौसम ऐसा रहने वाला है एक साल तक या 6 महीने तक, तो उससे कुछ अंदाज़ा लगा दिया जाए। इसी की वजह से जो सरकार थी उसने आकाशवाणी चलाई दूरदर्शन पे। आज भी आप देखोगे दूरदर्शन चैनल जो है वहाँ पर आज ही खाद बनाने वाली विधि आती है, खाद कैसे बनाया जाता है, और बताते रहते हैं कि ये फसल उगानी चाहिए, ये फसल उगानी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ जो भारत की सरकार है उन्होंने क्या किया था, बिचौलिए को, पहले क्या होता था, जो गरीब किसान होता था ना वो किसी एक बंदे को अपनी फसल बेचता था, ठीक है, और बंदा उसे बड़ा लूटता था, मतलब अपनी इतनी ज़्यादा फसल वो बहुत कम दामों पर एक बिचौलियों को बेचता था, जिसको दलाल कहा जाता है, थोड़ा गलत वर्ड है ये कहा जाता है। फिर वो जो बिचौलिया होता था वो सरकार को बेचता था और ज़्यादा पैसे लेता था। तो सरकार ने इस बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए क्या किया, न्यूनतम सहायता मूल्य प्रदान किए, ठीक है। जो सरकार है वो डायरेक्ट बोल देती थी किसानों को कि आप अगर ये फसल उगाओगे तो हम आपसे इतने दामों पे ख़रीद लेंगे, ठीक है। ऐसा सरकार ने क्यों किया, ताकि जो बिचौलिए हैं उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। डायरेक्ट जो सरकार है वो किसानों से ख़रीद सके। ओके जी, तो ये सारे के सारे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए थे सरकार द्वारा, याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है ये टॉपिक है भूदान ग्रामदान, ठीक है, विनोबा भावे लिखा हुआ है मैंने, और साथ में रक्तहीन क्रांति लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या है, देखो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, और बहुत बड़े बड़े ज़मींदार थे, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। तो एक योजना चलाई, ठीक है, विनोबा भावे ने, ये बिल्कुल इनकी जो सोच थी वो गांधी जी से बहुत मिलती जुलती थी, ठीक है। इन्होंने एक योजना चलाई जिसको नाम दिया उन्होंने भूदान ग्रामदान, ठीक है, जिसमें जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे ना, इन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीन जो थी वो डोनेट करी थी गरीब लोगों को, तो इसी को कहा गया भूदान, ठीक है। ज़मीन का भू का मतलब होता है ज़मीन, उसको दान करना, तो ये किया, ठीक है, ये करवाया विनोबा भावे ने। और कुछ जो ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने डर से किया, डर से मेरे कहने का मतलब उनको पता था कि सरकार उनकी ज़मीन छीनने वाली है, ठीक है। ये हमने ऊपर देखा था ना, ज़मींदारी ख़त्म कर रही थी सरकार, ये देखो, ये जो सरकार ने ज़मींदारी प्रथा वगैरह ख़त्म करने के लिए बोला था, तो किसानों को जो ज़मींदार थे उनको पता था कि उनकी ज़मीन तो वैसे छीनने वाली है, तो अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, दान कर दिया, कुछ ज़मीन दान कर दी, और सरकार को ये बोला देखो जी हमने तो दान करा है, हमारी ज़मीन आप क्यों ले रहे हो, हमारी ज़मीन मत लो, हम तो अच्छे इंसान हैं, ठीक है। कुछ ने इस वजह से किया, और कुछ जेन्युइनली चाहते थे कि गरीब लोगों की हेल्प हो सके, इसलिए उन्होंने किया, ठीक है। तो ये भूदान ग्रामदान यही था, और इसको रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है क्योंकि इसमें खून खराबा नहीं हुआ, बहुत प्यार से जो लोग ज़मीन देना चाहते थे उन्होंने ज़मीन दी थी, अपनी भू को दान किया था, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना ये बात, हमारा जो कृषि का जो शेयर है, ठीक है, वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जो अनुपात है हमारे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अंदर कृषि का, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। बट आज भी ज़्यादातर लोग रोजगार के लिए कृषि पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है जी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो आज भी कृषि के कामों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं। जैसे कि मान लो हमारे आसपास ही देख लो, आपको लगता होगा यार हमारे आसपास तो कोई कृषि में सम्मिलित ही नहीं है, बट आपके आसपास भी जो सब्जियां वगैरह लगाते हैं वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृषि में ही सम्मिलित है ना। तो ये देखो कितना ज़्यादा हमारी निर्भरता है कृषि पे, ठीक है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अनुपात घटा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि बहुत टाइम हो गया, 30-40 सालों में जो हमारी कृषि का उत्पादन है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में जो अनुपात है वो घटा ही है। इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इसके बावजूद भी देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए कृषि रोजगार और आजीविका का साधन है। मतलब आप आज भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने रोज़गार के लिए कृषि पर डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट 50% लोग, 52% लोग, ठीक है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, ठीक है। जो सरकार है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि हमारा जो कृषि का उत्पादन है, ठीक है, जो अनुपात है सकल घरेलू उत्पाद में वो घटता क्यों जा रहा है। क्योंकि अगर ज़्यादातर किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया तो फिर हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, और वो दिक्कत देगा हमको, ठीक है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारतीय सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। भारतीय कृषि में सुधार के लिए
भरसक प्रयास किए हैं। साथ ही में भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी है। इसका मतलब भारतीय सरकार ने कृषि के जो महत्व को समझते हुए क्या किया है, कुछ विश्वविद्यालय बनाए हैं कृषि से रिलेटेड अनुसंधान बनाए हैं। मौसम विज्ञान, जिसमें मौसम विज्ञान भी एक तरह से कृषि से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि मौसम के विज्ञान के बारे में, मौसम के बारे में जानना हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों को सरकार ने क्या किया, इनका विकास किया, इनको लगाया है ताकि हमारे कृषि का भी विकास हो सके, उसका भी आधुनिकीकरण हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था, जो मैंने आपको बोला था कि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में जो अंश है वो क्यों घटता जा रहा है। हमारा जीडीपी में जो अनुपात है किसका, कृषि का, वो घटता जा रहा है। इसके क्या क्या रीज़न है। पहला, रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में पहले क्या होता था कि सब्सिडी दी जाती थी, सहायता दी जाती थी। मतलब 100 रुपये का अगर फर्टिलाइज़र, या जिसको हम उर्वरक कहते हैं, ठीक है, केमिकल कहते हैं, जो फसलों में डाला जाता है, वो अगर 100 रुपये का आता है तो 100 रुपये में से जो 80 रुपये थे पहले सरकार देती थी। बट अब क्या है, सरकार ने सहायकी जिसे सब्सिडी कहा जाता है उसको कम कर दिया है। ठीक है, अब वो सिर्फ 50 रुपये या 10-20 रुपये ही देती है। ऐसा उसने क्यों कर दिया, क्योंकि किसान बहुत सारे हैं तो इसलिए बहुत कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि फसल में लागत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, अब किसान को थोड़े ज़्यादा पैसे लगाकर उर्वरक खरीदने पड़ते हैं, इसलिए वो सोचता है कि कौन खेती करे, इतना ज़्यादा पैसे कौन लगाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सकल घरेलू उत्पाद में हमारी कृषि का अनुपात घटा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, कृषि उत्पादों पर आयात कर घटने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। इसका मतलब क्या है, दूसरे देश से जो चीज़ें आती है ना, ठीक है, जो कृषि प्रोडक्ट होता है, कृषि से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है जो दूसरे देश से आता है, जैसे काजू, पिस्ता या जो भी चीज़ें आती है दूसरे देशों से, उनका दाम बहुत कम होता है। ठीक है, और जो सरकार है उस पर क्या होती है, टैक्स भी कम लगाती है, आयात कर भी कम लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े महंगे होते हैं और उनके प्रोडक्ट, दूसरे देश से आए हुए प्रोडक्ट थोड़े सस्ते होते हैं। इसी वजह से हम उनको ख़रीदते हैं। ठीक है, जिससे हमारे भारत की कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं और ये ऐसा होता क्यों है, मैं आपको बता दूं। अगर मैं बेसिकली बात करूँ अमेरिका की, ठीक है, या जो वेस्टर्न देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनकी बात करूँ ना, तो वहाँ पर क्या है, सिर्फ 1-2% जो लोग हैं देश के वो कृषि करते हैं। तो जो सरकार है उन पर बहुत पैसा लगाती है, क्योंकि उनको पता है अगर ये 1-2% लोग भी ख़त्म हो गए ना तो फिर तो हमें दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा। इसलिए जो सरकार है उन 1-2% लोगों को बहुत बढ़ावा देती है, बहुत सब्सिडी वगैरह देती है, बहुत सहायता देती है। ठीक है, उनको अच्छी टेक्निक देती है, उनका आधुनिकीकरण कर रही है। ठीक है, ताकि इन 1-2% ये खेती करना छोड़ ना दे। बट हमारे देश में उल्टा है, हमारे देश में इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, हमारे में इतनी ज़्यादा सहायता नहीं दी जा रही है, बट वो उन देशों से बहुत कम है। जो पश्चिमी देश है उनसे बहुत कम सहायता दी जाती है। इसी वजह से जो उनके प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि सरकार उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, जिसकी वजह से जो भारत का आम नागरिक है, ऑब्वियस ही बात है, सब अपनी जेब देखते हैं, तो जो आम नागरिक है, जो इसके पास बहुत कम पैसे हैं, तो वो तो वही चीज़ खरीदेगा जो थोड़ी सस्ती हो। ठीक है, तो इसीलिए दूसरे देश के जो उत्पाद आते हैं, कृषि उत्पाद आते हैं, उससे हमारे भारत की कृषि पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, किसान क्या होता था, ज़्यादा पैसे लगाता था कृषि में, बट अब क्या है, वो पैसे नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार मेरे पास इतनी ज़मीन है, इस पर घर बना के किराए पे दे दूँ से तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे मेरे पे, कृषि से तो ज़्यादा ही पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, जिसकी वजह से कृषि में जो किसान है उसने अपनी पूंजी निवेश करना कम कर दिया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बढ़ती जनसंख्या से जोतों का छोटा होना। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले एक पर्सन होता था जिसके पास 100 एकड़ की ज़मीन होती थी, उसके 4 बच्चे हो गए। अब 4 बच्चों में क्या थी, वो 100 एकड़ ज़मीन बढ़ गई, 25-25 एकड़ आ गई। अब मान लो उसमें से एक बच्चा जो था उसके बच्चे हो गए, 4 बच्चे उसके हो गए, तो फिर वो 25 एकड़ भी बढ़ गई। तो जो जोते हैं, जो फसल है, अब वो छोटी हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से फसल बहुत कम हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे लैंड है तो उस पर खेती हो नहीं रही है ना, खेती करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो उस पर खेती भी नहीं की जाती। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या है कि हमारा कृषि का उत्पादन घटा है। क्योंकि
एक बंदा ये सोचता है कि यार इतनी सी ज़मीन पे क्या खेती करे, कुछ और ही कर ले इस पे, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कृषि का उत्पादन हमारे देश के अंदर घटा है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण की कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों से आयात वगैरह करना, इस पर हमारी जो कृषि है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। पहले भी हम दूसरे देश में जो हमारे मसाले वगैरह हैं, ठीक है, कपास वगैरह है, वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे दूसरे देशों में। जैसे कि आपको पता है जब हम ब्रिटिशरों के गुलाम थे तो हमारे देश से कपास जाती थी मैनचेस्टर में और लिवरपूल में, और वहाँ से उस कपास के कपड़े बन के फिर दोबारा भारत में वो बेचने के लिए लाते थे। तो इसका मतलब जो ये वैश्वीकरण है वो कोई नई घटना नहीं है, ये पहले भी होता था, उपनिवेश काल में भी होता था जब हम ब्रिटिशरों के गुलाम थे, ठीक है। और जो ब्रिटिशर थे वो हमारे पे बहुत दबाव भी डालते थे, ठीक है। 1917 में हमने जो बिहार के अंदर चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा था, आपको याद ही होगा, हमने इतिहास की बुक में पढ़ा था चंपारण आंदोलन के बारे में। जो किसान थे उनको बोला जाता था कि जी आप नीली की खेती करो, नील की खेती करो, क्योंकि उनसे ब्रिटिशरों को बड़ा लाभ होता था, बट हम करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनसे हमें बड़ा लॉस होता था, ठीक है। तो इसी को लेकर गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, ठीक है, चंपारण बिहार में सत्याग्रह चलाया था। ये मैप में ज़रूर करके जाना दोस्त, ठीक है। मैप की अलग से वीडियो बना रखी है चैप्टर 2 की, वो ज़रूर देखना, ओके जी। इसका मतलब यह है कि भारत में सभी लोगों को खाना मिले, यानी उनके लिए खाना उपलब्ध हो, ठीक है, उनकी पहुंच में हो, और साथ में खरीदने का सामर्थ्य भी उनमें। तो ये होती है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। क्या भारत में खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, क्या भारत में खाद्य सुरक्षा है? हाँ, कुछ हद तक हम कह सकते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा है। ज़्यादातर जो लोग हैं भारत में रहते हैं उनको खाना उपलब्ध भी हो रहा है, ठीक है, उनकी पहुंच में भी है, ठीक है, और साथ ही में खाना खरीदने का उनको सामर्थ्य भी है, मतलब वो खरीद लेते हैं खाना। जैसे कि आप अपनी बात करो, ठीक है, अपनी फैमिली की बात करो, तो आपके लिए खाना उपलब्ध है, जी है, आपकी पहुंच में, बिल्कुल आपके पास में ही मार्केट है, ठीक है। क्या आप खरीद सकते हो खाना? बिल्कुल खरीद सकते हो। बट आज भी हमारे भारत में ऐसे कुछ इलाके हैं, ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर क्या है, खाद्य सुरक्षा नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, लोगों के लिए खाना उपलब्ध नहीं है, उनकी पहुँच में नहीं है, और उनका सामर्थ्य नहीं है कि वो खाना खरीद सके। इसलिए भारतीय सरकार ने कुछ क्या चलाए थे, कुछ नीतियाँ भी बनाई थी इससे रिलेटेड, ठीक है, जिसमें एक PDS है, ठीक है, जिसको हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन कार्ड वगैरह से गरीब लोगों को कम दामों पर 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो जो है अनाज दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय सरकार ने चलाया था ताकि लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा सके, गरीब लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा सके, भारत को एक खाद्य सुरक्षित देश बनाया जा सके, ठीक है जी। अब 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारतीय जो किसान हैं उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्या क्या परेशानी? जैसे कि चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादन होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धानी कंपटीशन करने में असमर्थ है। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि जो दूसरे देश होते हैं वहाँ की जो सरकार होती है वो उनको बहुत बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि 1-2% लोग हैं। भारत की सरकार भारत में ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि 50-60% जो लोग हैं वो कृषि में सम्मिलित हैं। अगर सबको सब्सिडी देंगी तो भारतीय सरकार के पास शायद पैसे ना बचे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमारे जो भारत के मसाले हैं, जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनकी जो फसलें होती हैं वो दूसरे देश की फसलों से कंपटीशन नहीं कर पाती, स्पर्धा नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि उन देशों की कृषि को अत्यधिक सहायकी दी जाती है। मतलब दूसरे देश जो होते हैं, अमेरिका वगैरह, मैंने आपको बताया, उनकी जो सरकार होती है वो अपने देश के किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रदान करती है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? ओके जी। आज भारतीय कृषि दो राहे पर खड़ा है, ठीक है, यानी कि भारतीय कृषि में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का शेयर था वो घटता जा रहा है। और अगर हमें भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो कुछ सीमांत तथा छोटे किसानों की स्थिति पर जोर देना पड़ेगा, यानी उन जो छोटे किसान हैं उनकी स्थिति को सुधारना पड़ेगा। क्या इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल कुछ कदम उठाए गए हैं। क्या क्या कदम उठाए हैं और कैसे हम उनकी जीविका को, छोटे किसानों को, उनकी स्थिति को सुधार सकते हैं? कैसे सुधार सकते हैं? पहला तो जीन क्रांति करके। अब ये जीन क्रांति का मतलब क्या होता है? बीजों की संकर किस्मों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में
जानी जाती है। इसका मतलब है जीन क्रांति का मतलब इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बीजों को मिलाकर एक ऐसा बीज बनाया जाता है जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो पाए। तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम, छोटे किसानों की जो स्थिति है उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक कृषि करके। ऑर्गेनिक कृषि का मतलब क्या होता है कि कीटनाशकों और उर्वरकों का कम यूज़ करके, ठीक है, और ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, ताकि उस मिट्टी को नुकसान ना हो और उस मिट्टी पर हमेशा से अच्छी फसल उगती रहे, ठीक है। क्योंकि उर्वरक अगर फर्टिलाइज़र वगैरह का, कीटनाशक का आप ज़्यादा उपयोग करते हो ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन ख़राब हो जाती है और उस पर ज़्यादा अच्छी फसल नहीं उग पाती, ठीक है। तो हम अगर किसका उपयोग करें, अगर हम इन सब का यानी उर्वरकों और कीटनाशकों का कम उपयोग करें तो हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, साथ में मिट्टी को भी बचा सकते हैं, जिससे क्या हो, उस एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा बार कृषि करी जा सके। ओके जी। एक और बात यार, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है यार, उसको भी सब्सक्राइब कर देना यार, ज़रूर कर देना, ठीक है। भूलना मत, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ठीक है। ओके जी। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर फॉलो करना चाहो तो कर लेना। बाकी हम ये पॉइंट देखते हैं। ऑर्गेनिक क्रांति हमें समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय किसानों को खाद्यान्न फसलें उगानी चाहिए ताकि उनकी आमदनी हो। खाद्यान्न फसलें क्या, वो फसलें जिनमें उनको ज़्यादा पैसे मिले, वो फसलें उगानी चाहिए उनको, ठीक है। जैसे खजूर वगैरह की, काजू वगैरह की, ऐसी फसलें उनको ज़्यादा उगानी चाहिए जिनमें उनको ज़्यादा पैसे मिले। इनसे भी जो गरीब किसान है, छोटे किसान हैं, उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब अभी हमने थोड़ा ऊपर पढ़ा था कि भारतीय सरकार ने 1960 और 70 के दशक में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। अब इसकी कुछ कमियां भी है, कुछ कमियां तो नहीं कह सकते, कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से जो हरित क्रांति थी वो जितना सोचा था उतना अच्छा नहीं कर पाई। इसका क्या रीज़न है, हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है, ठीक है। हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह का, बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होने लगा और भूमि ख़राब होने लगी। और ये जो हरित क्रांति है वो सारे के सारे पूरे के पूरे जो भारत है, भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ तक नहीं फैल पाई। ये बहुत बड़ी कमी थी हरित क्रांति की, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, लगी होगी वीडियो अच्छी, ठीक है। सो जमकर शेयर करना यार, सबको शेयर करना, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि फिर बच्चे मेरे को शिकायत करते हैं, सर जब भी आप वीडियो डालते हो तो हमें पता नहीं चलता। वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया। तो नोटिफिकेशन बेल दबाना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, और नोट्स के लिए क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में जीपी लिंक दे रखा होगा, जीपी लिंक अगर डाउनलोड नहीं करना आता आपको तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट मैंने पीडीएफ का लिंक दे रखा है, क्लिक करोगे आपके सामने नोट्स ओपन, ठीक है जी। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है मेन पॉइंट स्टडी के टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करना, आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे और उसके बाद वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, पुराने भी जो भी अपलोड करे होंगे मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।